देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया अपने तमाम पैनलिस्ट का, अपने तमाम मेहमानों का, अपने तमाम दर्शक का और पब्लिक के मंच पे जुड़ने वाले मेरे साथियों का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता लोकतांत्रिक बहस का शो है जो दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। दर्शक ही तय करते हैं कि किस मुद्दे पर वो बहस देखना चाहते हैं और दर्शक ही हमारी बहस में सीधे अपने घरों से जुड़कर बहस की दशा और दिशा तय करते हैं, धार और रफ्तार तय करते हैं। आज पब्लिक के मंच में मेरे साथ रोशनी जायसवाल वाराणसी से जुड़ेंगी, नव्या वाधवा दिल्ली से जुड़ेंगी, सुधांशु दीक्षित मुंबई से जुड़ेंगे, संदीप त्रिपाठी भोपाल से जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज किस विषय को आपने बहस में देखना चाहा है। आपका मत है क्या बेटियों की शिक्षा के लिए कौन चाहता है तालिबानी रूल? जमायत उलेमा हिंद देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन, अगर इसे देश का सबसे बड़ा मुस्लिम संगठन कहा जाए तो गलत नहीं होगा। उसके प्रमुख मौलाना अरशद मदनी का बयान आया है। उनका कहना है कि लड़कियों को कोएड स्कूल में नहीं पढ़ना चाहिए। ये वही तालिबानी सोच है जो हाल ही में तालिबान के कब्जे के बाद हमें अफगानिस्तान में देखने को मिली है। क्या ये सोच भारत में काम कर सकती है? इसी मुद्दे पर बहस होगी। फतवों पर भी बात होगी कि कैसे कैसे फतवे देवबंद से दिए जाते हैं। ये भी बात होगी कि क्या ये लड़कियों को पीछे नहीं ले जाएगा अगर इस सोच के साथ हम चलेंगे। वैसे भारत में लड़कियों के स्कूल भी हैं, लड़कों के स्कूल भी हैं, कोएड स्कूल भी हैं, लेकिन 21वीं सदी में इस तरह की मांग करना कितना जायज है? क्या ये तालिबानी सोच है? इस पर बात होगी। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं जमीयत उलेमा हिंद ने कल अपनी बैठक के बाद एक प्रेस वक्तव्य में क्या कुछ कहा है। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबानी फरमानों ने वहां की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करना शुरू कर दिया है, तो वहीं देश में कुछ लोग यहां की शिक्षा व्यवस्था में तालिबानी सोच थोपने का नापाक मंसूबा पाल रहे हैं। जहां जमीयत उलेमाए हिंद के नेशनल प्रेसिडेंट मौलाना अरशद मदनी ने विवादित बयान दिया है कि लड़कों और लड़कियों की पढ़ाई अलग अलग होनी चाहिए। मदनी ने कहा, गैर मुस्लिम लोगों को बेटियों को एजुकेशन देने से परहेज करना चाहिए ताकि वो अनैतिकता की चपेट में नहीं आए। मदनी की तालिबानी सोच पर अफसोस जताने की बजाय कुछ लोग देश की शिक्षा व्यवस्था को संविधान से ऊपर रखने का दुस्साहस कर रहे हैं। जो बातें कही जाती हैं ये अपने धर्म के परिप्रेक्ष्य में और समाज को बेहतर बनाने के उसमें कही जाती हैं। आप हर चीज़ नेगेटिव लेके और एक मुद्दा बनाने की बात कीजिए तो ये आपकी इच्छा है। मैं सदर जमीयत उलमा हिंद के इस बयान की तायद करता हूँ, समर्थन भी करता हूँ। लेकिन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऐसे बयानों की कड़ी निंदा की है। आप तय नहीं करेंगे कि बच्चियां कहाँ पढ़ेंगी, को एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस में पढ़ेंगी या कहीं और पढ़ेंगी, ये तय आप नहीं कर सकते। यहाँ पे कोई आप शरीयत का डंडा नहीं चला सकते। मौलाना मदनी जैसे लोगों को समझना होगा कि देश की बेटियां ओलंपिक में देश का गौरव बढ़ा रही हैं, जबकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की बेटियों का लगातार हौसला बढ़ा रहे हैं। मुझे लाखों बेटियों के संदेश मिलते थे कि वो भी सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहती है। सरकार ने तय किया है कि देश के सभी सैनिक स्कूलों को देश की बेटियों के लिए भी खोल दिया जाएगा। देश की बहस में चर्चा है कि बेटियों की शिक्षा उनके सुनहरे भविष्य को ध्यान में रखकर दी जा रही है, लेकिन क्या कुछ लोग देश की भावी पीढ़ी पर तालिबानी सोच थोपना चाहते हैं? और देश की बहस में हमारा आज का सवाल इसी से जुड़ा है, क्या आज के भारत में को एजुकेशन का विरोध सही है जो मौलाना अरशद मदनी ने किया है? शो के दौरान हायाना में आप अपनी राय दे सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर जा सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अगर कोई राय है, सुझाव है, आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो आप हमें 9711002266 पर व्हाट्सएप करें। सीधे से अपने बड़े पैनल को इंट्रोड्यूस कर देता हूं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता और मेरी बहुत अच्छी दोस्त और पुरानी कलीग शाज़िया इल्मी जुड़ गई हैं। मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट शबनम खान हैं, मेरे साथ सोशल एक्टिविस्ट और फिल्म मेकर अंबर जैदी जुड़ी हुई हैं, मेरे साथ असगर खान साहब हैं जो कि एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मेरे साथ जुहाल नूरी जुड़ गई हैं जो कि एक अफगान रिफ्यूजी हैं और जुहाल बहन यहीं भारत के अंदर रहती हैं और उनसे जानते हैं कि क्या होता है जब लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता या उनकी स्कूली शिक्षा को रोक दिया जाता है। असगर खान साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा, मौलाना अरशद मदनी के बयान से सहमत है? क्या कोएड स्कूल बंद कर दिए जाए भारत में? नहीं, स्कूल बंद नहीं कर दिया जाए ना। मदनी साहब ने ये बात कही है।
मगर मैं उनके बयान से सहमत हूँ। उनका कहना अगर पूरी डिटेल से होता क्या है, हम तस्वीर का एक रुख देखकर, सिक्के का एक रुख देखकर किताब बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। सिक्के के दोनों रुख देखें, जो उन्होंने कहना चाहा है, जो उनकी बात का मतलब है, उस तक हमें पहुंचना चाहिए, उसकी तह तक पहुंचना चाहिए। उनका कहना यह है कि भाई बच्चों में लड़कियों की और लड़कों की तालीम अलग अलग होना चाहिए, कोई एजुकेशन नहीं होना चाहिए। एक तो ये कि ये उनका अपना ज़ाती ख्याल है, हम इत्तेफाक रखते हैं उससे, इसलिए। और उन्होंने उसकी बाकायदा डिटेल दी है। क्यों इत्तेफाक रखते हैं भाई? माशरे में जब महिलाएं आज फौज में अफसर बन रही हैं, सैनिक स्कूल में प्रधानमंत्री उनको एडमिशन दे रहे हैं, स्पेस साइंस कर रही हैं, मंगलयान को अंतरिक्ष में पहुंचा रही है, चंद्रयान पर काम कर रही हैं, तब ऐसी सोच बताइए ना असगर भाई। दीपक चौरसिया साहब, जी दीपक चौरसिया साहब, वही मैं बताना चाह रहा हूँ। उनका कहना यह है कि उस लाइफ में, जिस लाइफ की उन्होंने बात करी है, और उस एज में जिसकी आप बात कर रहे हैं, ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वो एज बिल्कुल एक मैच्योर एज होती है। उस एज में जिम्मेदारियां दूसरी होती हैं, उस एज में सोच अरे दूसरी सर, होती जब है। बचपन में पढ़ेगी नहीं तो स्पेस साइंटिस्ट क्या बनेगी? अगर बचपन में पढ़ेगी नहीं तो सैनिक स्कूल में कैसे एडमिशन होगा उसका? अरे अगर फौज में जाना है तो एनडीए में पढ़ना ही पड़ेगा। मैं यही तो बात कह रहा हूँ। अरे दीपक चौरसिया साहब, यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि पढ़ने को मना नहीं किया है, पढ़ने को मना नहीं किया है। नहीं, पर लड़कियों के स्कूल में ही क्यों? बताइए, लड़कियों के स्कूल में क्यों? अगर कोएड में जाएंगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मुझे सिर्फ ये बता दीजिए, कोएड में जाने से ये दिक्कत होगी? भाई यही तो कहना, अरे यही तो कहना है कि उससे माशरे में बिगड़ाव पैदा होता है। क्या बिगड़ाव पैदा होता है? कि माशरे में बिगड़ाव पैदा होता है। नासमझ बच्चे, आप सुनिए, फिर पूरी बात सुनिए। वो नासमझ बच्चे बच्चियां होती हैं, आपस में एक दूसरे से दोस्ती होती है, और दूसरी चीज़ें फिर दूसरी तरफ, दिमाग भी दूसरी तरफ जाते हैं। ना सही से एजुकेशन हो पाती है, ना सही से कोई काम हो पाता है। माशरे का बिगड़ाव अलग होता है। जिस एज की आप बात कर रहे हैं वो एज अलग होती है। ओके। मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक वकील असगर खान की ये बात सुनकर बहुत जोर से हंसी आ रही है कि माशरे में बिगड़ा हो जाता है, कैरेक्टर खराब हो जाता है लड़की का अगर कोएड स्कूल में पढ़ती है। शाजिया एग्री करेंगी? शाजिया बताइए, असगर भाई से एग्री करेंगे आप? असल में आप रुकिए तो असगर भाई, एक इकलौती बयानबाजी मत करिए, आप समझा नहीं पा रहे हैं ठीक से उसको। अख्तर भाई साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखती। नहीं, आप समझ नहीं पा रहे। आपकी बात से आप समझ नहीं पा रहे। मैंने जो भी सुना है आपकी बात को, आप उम्र का तकाजा दे रहे हैं। अब सबसे पहले तो हम सबको ये भूल कर कि कौन कैसे कब कहाँ किस तरह से किसके साथ, उस सब को भूलकर सिर्फ और सिर्फ तालीम की और खासतौर से बच्चियों की हमारी तालीम पर तवज्जो देनी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। इतनी बंदिशें रही हैं, अब वो एजुकेशन हो, ऐसे हो, इस उम्र में ये हो, उस उम्र में वो हो। देखिए, जहनियत और नियत, और आप बात करते हैं अगर मुसलमान होने की भी, तो नियत पे इतना जोर दिया गया है। आपकी नियत क्या है? अगर आपकी खराब नियत होगी और जहनियत खराब होगी ना, हर चीज आपको बुरी लगेगी, आपको हर चीज में गंदगी नजर आएगी। अगर आपकी साफ नियत होगी ना, तो आप हर चीज अच्छे पैसे करेंगे। तो मुझे लगता है ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है कि आप लोग जो हैं बच्चियों की एजुकेशन में बजाय बंदिशें लगाने के लिए, उस पर ध्यान देने के लिए कि क्या किसके साथ पढ़ रही हैं, कब पढ़ रही हैं, क्या पहन के पढ़ रही हैं, क्यों पढ़ रही हैं, किस तरह से पढ़ रही हैं, आप बस भूलिए इन सब बातों को और सिर्फ के वास्ते, कुरान के वास्ते, संविधान के वास्ते, इंसानियत के वास्ते आप अपनी बच्चियों को कहिए तालीम हासिल कर, मेरी बेटी मेरी बहन जाओ पढ़ो। क्योंकि अगर आप पढ़ी लिखी होगी तो कुछ नहीं कर सकते अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शौहर के लिए, अपने समाज के लिए, अपने माशरे के लिए और अपने मुल्क के लिए और पूरी दुनिया के लिए। तो आप क्यों औरतों लड़कियों के पीछे पड़े हैं? और कोई एजुकेशन नहीं होगी, ये नहीं होगी, क्यों पड़े हैं आप इन सब बातों में? मुझे समझ में नहीं आता है कि लड़कियों के पीछे हाथ धो के पड़ गए आप। भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, अपने पर ध्यान दीजिए, बेटों पर ध्यान दे दीजिए कि वो क्या करे क्या ना करे। बेटियों को भूल जाइए, भूल जाइए। 70 ये तालिबान सोच वाली शर्तें क्यों लगाई जा रही है, बताइए ना। तालीम को मना नहीं किया है, तो ये तालिबान सोच वाली शर्तें क्यों लगाई जा रही है? असगर खान साहब बताइए,
मेरे साथ अफगानिस्तान की एक बहन बैठी है, मैं अभी आ रहा हूँ आपके पास, दोनों के पास आ रहा हूँ, बहुत वक्त है मेरे पास, अंबर और शबनम। एक बच्चियों को जीने दीजिए खुले आजाद आसमान के नीचे। एक मिनट, तालिबान नहीं बनने देंगे यहाँ पे। जीने का अधिकार कोई नहीं छीन रहा है, तालिबानी जीने का अधिकार नहीं छीन रहा है, तालीम को मना नहीं कर रहे हैं। तालिबान आप हम पंछी हैं, अरे तालिबान, अगर तालिबान सोच को हमारा खारिज नहीं दुश्मन, करेंगे। ना कीजिए, हमारा तालिबान दोस्त, हमारा दुश्मन, वो इब्लीसी हमारा सोच है, उस इब्लीसी एक सोच से मिनट दूर ठहरिए तो रहिए। आप ब्रेक लगाइए आप जरा। नहीं भाई साहब, आप रुक जाइए। आप क्यों इब्लीसी सोच की बात नहीं हो रही है। आप अगर क्यों हमारा कोई मुतासिर हो रहे दोस्त, हमारा तालिबान से दुश्मन इतने? कोई भी आप अच्छी क्यों बात कहता है मुतासिर हो उसको रहे मान हैं? लेना चाहिए। प्रधानमंत्री जी ने अगर क्या तालिबान कहा? कोई अच्छी बच्चों बात के कहते लिए हो आप क्यों नहीं रास्ते खोलिए। मानेंगे? बच्चों के लिए रास्ते खोलिए। अगर आपको ये फर्क नहीं पड़ता है कि रास्ते तो एजुकेशन खुले हो हैं, जो तालीम बच्चा को मना नहीं पढ़ेगी। कर रहे हैं। ठीक है, हर हाल में आप कह रहे हैं तालीम को अंबर किसी अंबर ने बड़ी मना बड़ी नहीं बात किया। कही, बड़ी बात कही असगर खान साहब ने। असगर खान साहब एक मिनट रुक जाइए, अंबर आ रही है, एक मिनट रुक जाइए। उन्होंने कहा कि अगर तालीम हमारा को कोई बिल्कुल नहीं दोस्त या रोक रहे। दुश्मन और तालिबान भी अगर अच्छी सलाह देता है लड़कियों की शिक्षा के मामले में, तो हमको तुरंत मान लेना चाहिए इसको। जी जी, पहले अंबर अच्छी फिर सलाह है। शबनम। देखिए सबसे पहले ये आपकी ज़हनियत है, आपकी गंदी बात ज़हनियत कही है, थी। जो शाहजहाँ एक तालिबानी मिनट, सोच शाहजहाँ को एक मान रही है। मिनट, शाहजहाँ एक मिनट, अंबर ये सबसे पहले तो जो आपकी असगर गंदी खान ज़हनियत साहब है, ने अपनी बात कही ज़हनियत को थी संभालिए, कि महिलाएं अपनी ज़बान एक को उस संभालिए, उम्र अपनी तमीज़ को आप में संभालिए। सॉरी असगर जहाँ से खान साहब पढ़ के बात आई सुन हो, लीजिए, फिर आप मत मेरी करिए बात का आप जवाब उसको। दीजिएगा। आपने जो पिछले आपने अभी पिछले अपने बयान में कहा था कि आप उस इमेच्योर एज की बात कर रहे हैं, जब महिलाएं बहुत इमेच्योर होती हैं, उनको समझ नहीं होती, वो गलत हरकतों में या गलत चीज़ों में पड़ जाती हैं। तो हमें कोई भी समस्या होती है ना, तो उसका निवारण करना होता है। हमारे अगर शरीर में कोई अंग जख्मी हो जाता है तो हम उसको काट के नहीं फेंक देते हैं, हमें उसको ट्रीट करते हैं। आप एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, मुझसे ज़्यादा आप कानून को समझते हैं। हमारे अगर देश में इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो हमें जेंडर सेंसिटाइजेशन की बात करनी चाहिए, सेक्स एजुकेशन की बात करनी चाहिए। आप पढ़े लिखे वकील हैं, आप कोई ऐसे रूढ़िवादी तो नहीं लगते देखने से, तो आप इस तरीके की मानसिकता को बढ़ावा ना दीजिए। और दूसरी बात जो लोग आर्टिकल 14 के आर्टिकल 25 की बात करते हैं, तो उससे पहले आर्टिकल 14 आता है। मेरी बात सुन लीजिए ना, आप बहुत देर से बोल रहे हैं ना, मैं वेट कर रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ। आर्टिकल 14 पहले आता है ना आर्टिकल 25 से, तो आप इक्वालिटी की बात क्यों भूल जाती हैं? जो संविधान पुरुषों को आपको यहाँ बैठने की इजाजत देता है, वही संविधान मुझे भी यहाँ पर बैठ के अपना ओपिनियन जाहिर करने की इजाजत देता है। अगर महिलाएं पढ़े लिखेंगी नहीं तो उनको उनके अधिकार कैसे पता चलेंगे? भारत क्या मुस्लिम महिला, ठीक है अंबर मैं आपको एक मिनट रोक रहा हूँ। मेरे साथ 1-to-1 बातचीत के लिए गुलजार आजमी साहब हैं, जो कि सचिव हैं जमीयते उलेमाए हिंद के, जिसकी तरफ से आज ये प्रेस स्टेटमेंट आया है। गुलजार आजमी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या मतलब है अरशद मदनी साहब के ये कहने का? देखिए, हमारा मतलब ये है कि जो आजकल अय्याशी और बदमाशी आम हो रही है, लोग बच्चियों को भगा रहे हैं और उसके बाद हिंदू मुस्लिम फसाद हो रहा है, उस पर हमारा ये कहना है कि लड़के अलग पढ़ें, लड़कियां अलग पढ़ें, और कोई मकसद नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमुन व मुस्लिमतुन, हर मुसलमान मर्द और औरत पर तालीम हासिल करना फ़र्ज है। तो कोई मुसलमान तालीम का मुखालिफ नहीं। हाँ, हम मखलूक तालीम के मुखालिफ हैं, इसलिए कि उससे बदमाशी फैलती है, अय्याशी फैलती है। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो चीज़ जितनी कीमती होती है उसकी उतनी ज़्यादा हिफाजत की जाती है। अगर तांबा पीतल हो या लोहा हो तो रास्ते में कहीं भी फेंक दिया जाता है, लेकिन अगर चांदी और सोना है तो उसको तिजोरी में रखा जाता है। और अगर वो डायमंड है, हीरा और जवाहरात है, तो उसको फिर बैंक के लॉकर में रखा जाता है कि किसी का हाथ उस पर ना पड़े, किसी की निगाह उस पर ना पड़े। तो जो चीज़ जितनी कीमती होती है उतनी उसकी हिफाजत की जाती है। इस्लाम में औरत का दर्जा बहुत बुलंद है, इसलिए उसकी हिफाजत की तालीम देता है इस्लाम। ठीक है, आपने आपकी बात पे मैं सिर्फ इतना आपसे जानना चाहता हूँ, तालिबान भी यही कहता है कि लड़के और लड़कियों के अलग स्कूल हो। आप उसी सोच को आगे बढ़ा रहे हैं क्या गुलजार आजमी साहब? हम तालिबान को नहीं जानते, हम इस्लाम को जानते हैं। इस्लाम जो कहता है उसको मानते हैं। तालिबान कुछ भी कहता है, लेना देना नहीं है। लेकिन देश का संविधान तो कहता है कि कोएड स्कूल होने चाहिए, और आज़ादी के पहले से हैं और कोएड स्कूल बने हुए हैं। तो क्या आपका इस्लाम संविधान से ऊपर है?
ये देखिए, ये मेरे पास दस्तूर हिंद है, आर्टिकल हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसकी आप दफा 25 पढ़िए, आर्टिकल 25। वो ये कहता है कि हर मजहब के लोग को उसके मजहब के पालने का हक हासिल है इस मुल्क में। और इसकी दफा 30 कहती है, आर्टिकल 30 कहता है कि वो अपना माइनॉरिटीज जो है वो अपने स्कूल और कॉलेजेस कायम कर सकते हैं, जिस तरह से चाहे उस तरीके से कायम कर सकते हैं। हम जो कुछ बात करते हैं वो दस्तूर के अंदर करते हैं, संविधान के अंदर करते हैं, संविधान के बाहर नहीं करते। जो लोग इसकी मुखालफत करते हैं वो दस्तूर हिंद की मुखालफत करते हैं। आपने अभी भी कहा आप ही के हिंदुस्तान का संविधान है, आपके भी हिंदुस्तान का संविधान है गुलजार साहब, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ, संविधान तो इजाजत देता है ना, संविधान बिल्कुल इजाजत देता है कोएड स्कूल हो। आपको अगर धार्मिक स्वतंत्रता दी हुई है तो आपको समानता का अधिकार भी मिला हुआ है, दोनों चीजें बराबर हैं। आप एक को आगे और दूसरे को पीछे नहीं रख सकते। आपकी धार्मिक स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं है कि आप बराबरी के अधिकार को छोड़ दें या लैंगिक समानता के अधिकार को छोड़ दें। कौन सा काहे की बराबरी, काहे की बराबरी? सर लड़का लड़की बराबर है भारत के संविधान के मुताबिक। किस चीज की बराबरी? लड़का लड़की दोनों बराबर है भारत के संविधान के मुताबिक, और शिक्षा सबका समान अधिकार है, चाहे वो कोएड है चाहे ना हो। इस्लाम को मानता हूँ, मतलब आपके लिए पहले इस्लाम है बाद में संविधान। मैं इस्लाम को मानता हूँ और दस्तूर मुझको इसकी इजाजत देता है कि इस्लाम जो कहे मैं उस पर चलूं और जिससे इस्लाम मना करे उससे रुक जाऊं। ये इस्लाम मुझको, ये हिंदुस्तान के दस्तूर मुझे तालीम देता है और मैं वही कह रहा हूँ। हिंदुस्तान के संविधान ने बराबरी का अधिकार भी दिया है सबको, सबको बराबरी का। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपकी ये सोच गैर बराबरी की सोच है कि कोएड स्कूल नहीं होना चाहिए, ये भारत के संविधान के मुताबिक नहीं है, ये शरिया कानून के मुताबिक है। आप कहिए, आप क्या जानते हैं मुसलमान जितनी हिंदुओं की खिदमत करता है? केरला में फसाद हुआ, सैलाब आया, हमने वहाँ क्रिश्चियनों को मकान बना कर दिया, हमने वहाँ हिंदुओं को मकान बना कर दिया। अभी कोकण में सैलाब आया, वहाँ हमने हिंदुओं को जब्त रकम दी, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। आप क्या बात करते हैं? बराबरी वहाँ इस्लाम ने सिखाया। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ। आपने जरूर किया होगा, जमीयत उलेमा हिंद ने जरूर किया होगा, लेकिन आपने मेरे बेसिक सवाल का जवाब नहीं दिया कि आपके लिए इस्लाम पहले है या संविधान पहले है। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हम इस्लाम को मानते हैं, इस्लाम जो कहेगा वो हम करेंगे, और इस्लाम को मानने का दस्तूर हिंद ने आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 30 में हमको हक दिया है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। नहीं, लेकिन मेरी बात भी सुनिए ना, दस्तूर हिंद तो ये भी कहता है कि कोएड एजुकेशन होनी चाहिए, जिसके खिलाफ आप बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं ये इस्लामिक है। ये मेरे हाथ में दस्तूर है, देखिए। नहीं, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन दस्तूर हिंद कहाँ कहता है कि कोएड नहीं होनी चाहिए? दस्तूर हिंद कहीं कहता है क्या? बताइए आप, कहीं लिखा हो तो मुझे बता दीजिए। वो तो बराबरी की बात करता है कि लड़का लड़की बराबर है, लड़के लड़की ना कहाँ लिखा है? मुझे बताइए ना, कोएड नहीं होनी चाहिए जो आपने कहा जमीयत उलेमा हिंद में, वो दस्तूर हिंद में कहाँ लिखा है? बहुत अदब से पूछ रहा हूँ गुलजार साहब, बताइए दस्तूर हिंद में कहाँ लिखा है कि कोएड नहीं होनी चाहिए? दस्तूर हिंद तो इससे उलट बात करता है। आर्टिकल 25 अपने धर्म को मानने की इजाजत देता है, अपने मजहब को मानने की इजाजत देता है। वो कोएड के बारे में कुछ नहीं बोलता। कुछ नहीं जानता। मैं आर्टिकल 25 बताता हूँ। मैंने आपको 5 मिनट दिया था, इससे ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता। आर्टिकल 25 ने हक दिया है कि मुसलमान अपने मजहब पर चले, कुरान की हिदायत को माने। ये आर्टिकल 25 ने हमको हक दिया। ये मेरे हाथ का दस्तूर हिंद है। बस चलिए बंद कीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल मैं फिर आपसे पूछ रहा हूँ, आपके लिए पहले संविधान या इस्लाम? हाँ, इस्लाम है। ठीक है, संविधान नहीं आएगा तो पहले मुल्क, मजहब का मामला आएगा तो पहले इस्लाम। नहीं, आपने कहा इस्लाम पहले है, संविधान बाद में, फिर बदल रहे हैं आप। बेशक ये भी कहने का हक दिया हमको दस्तूर हिंद ने कि हम ये कहें कि हम मुसलमान हैं और इस्लाम को मानते हैं। उसके बाद संविधान को मानते हैं? मेरे से उसके बाद संविधान को मानते हैं जैसा आपने कहा? हाँ, बिल्कुल कहता हूँ
कि जब मतलब आप इस्लाम के खिलाफ होगा दस्तूर तो हम नहीं मानेंगे, और दस्तूर हम, और अगर दस्तूर इस्लाम के मुताबिक है तो हम बिल्कुल मानेंगे। और इस दस्तूर ने कहा है कि मुसलमान कुरान को माने, कुरान पर चले, अपने मजहब को माने, अपने बच्चों को मजहबी तालीम दे, अपने मजहब का प्रोपेगेंडा करे। यह आर्टिकल 25 और आर्टिकल 30 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का हमको कहता है, जो मेरे हाथ में। एक आखिरी चीज आपसे जानना चाहूंगा गुलजार साहब, अदब के साथ, एक आखिरी चीज, आपने फंडामेंटल राइट की बात कही, लेकिन इस्लाम जो हमारा दस्तूर हिंद है वो कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज की भी बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटी कि आप संविधान के नियम कायदों का सम्मान करें, आप दुनिया में बराबरी का हक दें, आप औरत और मर्द को बराबर समझें, आप औरत और मर्दों पर अलग अलग तरह के कानून इम्पोज न करें। नहीं, इस्लाम ने नहीं कहा, नहीं, इस्लाम ने नहीं कहा, संविधान ने तो कहा है 2 औरतें और 1 मर्द, 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें। ये संविधान तो कहता है औरत और मर्द बराबर है, एक औरत बराबर एक मर्द। 2 औरतें, हाँ, बस वो आप मैं कहता हूँ कि संविधान ने हमको कहा है कि कुरान जो कहता है उसको मानो और उस पर अमल करो, और कुरान ये कहता है कि 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें, 1 मर्द के मुकाबले में 2 औरतें, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। और संविधान से पहले इस्लाम। हाँ बिल्कुल, कुरान ये कहता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुलजार आजमी साहब, आप हमसे जुड़े। सीधे में चलता हूँ, सीधे में। अरे वो मुसलमान नहीं जो इस्लाम को ना माने, वो मुसलमान नहीं जो इस्लाम को ना माने, आप समझ लीजिए इस बात को। ठीक है, ठीक है, मैं सीधे यहाँ से इस्लाम में ला इकराह फिद्दीन, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, जिसका जी चाहे इस्लाम को माने, जिसका जी चाहे ना माने। इस्लाम ने साफ कहा ला इकराह दीन, दीन के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं है। जो जिसका जी चाहे वो इस्लाम को पसंद करे, जिसका जी चाहे वो ना पसंद करे। हम इस्लाम को पसंद करते हैं, उस पर अमल करेंगे। जिसको नहीं पसंद करे उस पर अमल ना करे। हम उसको नहीं कहते मुसलमान तो मुसलमान हो जाओ, इस्लाम पर अमल कर। जिसका जी चाहे वो इस्लाम पर अमल करेगा। गुलजार साहब, ये फिर ये इस्लाम के नाम पर जिहादीपन क्यों होता है दुनिया भर में? मैं सुनना चाहता, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, नहीं, मैं कुछ सुनना ही नहीं चाहता, और आपको कोई जवाब नहीं। ठीक है, मेरी एक दर्शक रोशनी जायसवाल जुड़ गई हैं, सीधे रोशनी के पास चलता हूं। रोशनी, मुझे बताइए क्या सोचती हैं आप जमीयत उलेमा हिंद की इस टिप्पणी के बारे में? नमस्कार सभी दर्शकों को। मौलाना जी की जो सोच है वो लैंगिक असमानता और ध्रुवीकरण फैलाने की पूरी साजिश है। चुनाव से पहले बहुत सारे ऐसे लोग और उनकी सोच दर्शकों के सामने आती है। इसे नज़रअंदाज करना ही हम सबके हित में है, क्योंकि अगर इसे लेकर चलेंगे तो सिर्फ स्कूल की बात अगर हम ना करें, सिर्फ स्कूल में को एजुकेशन हो या ना हो, सारी बच्चियां पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करती हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ मौलाना जी और उनके जितने लोग हैं कि क्या बस में सिर्फ लड़कियां अकेले जाएंगी, लड़कों की अलग बस होनी चाहिए, ट्रेन लड़कियों की अलग होनी चाहिए, लड़कों की अलग होनी चाहिए, एयरप्लेन अगर बात करें तो लड़कियों का अलग बैठना चाहिए, लड़कों को अलग, ऐसा कहीं होता है क्या? तो अगर आप स्कूल की बात क्यों कर रहे हैं? बहुत अच्छी बात कही रोशनी, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप ही की बात को असगर खान साहब के पास ले जाना चाहता हूँ, फिर शबनम के पास चलूंगा। असगर खान साहब, तो फिर बस भी अलग बनाई जाए, ट्रेन भी अलग बनाई जाए लड़कियों के लिए। मौलाना साहब तो कह के चले गए कि एक मर्द बराबर 2 औरत, ये कुरान और इस्लाम कहता है, और उनके लिए सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद संविधान है। देखिए, जहाँ इस बात का कि सवारियाँ ट्रेन, हालांकि ट्रेन में तो है भी प्रोविज़न के लेडीज़ बोगीज होती हैं, लेकिन ये कि जो इन चीज़ों की एहतियात करते हैं, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी है, अपनी अपनी फैमिली है। जो लोग इस्लाम को मानते हैं, अब जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, बुरखा ओढ़ते हैं, कुछ लोग नहीं भी ओढ़ते बुरखा, तो जो नहीं ओढ़ते कोई, उनके लिए वो उस बात पे पाबंदी हो। लेकिन जो लोग इस चीज़ की एहतियात रखते हैं कि भाई हमें बापर्दा रहना है या एहतियात बरतना है, उनके घर के लोग साथ में जाते हैं, कहीं सफ़र भी करते हैं। उनकी यहाँ लड़कियाँ अकेले सफ़र नहीं करती, तो जाहिर बात है वो उनके शेल्टर में जाती हैं, उनके चाहे वो बस में जाएँ, चाहे ट्रेन में जाएँ, चाहे जहाज़ में जाएँ। और पढ़ाई से सफ़र एक लम्हे के लिए होता है,
पढ़ाई आपके सालों और बरसों के लिए साथ होती है। अगर उनकी ये सोच है कि वहाँ जाने से उनकी बच्चियों में या माशरे में बिगड़ाव होता है और दूसरे इल्ज़ामात भी लगते हैं उनके पेशानी पे, झूठे इल्ज़ाम के साथ इन्होंने उस बच्ची को बहका दिया, हिंदू से मुस्लिम बना दिया, मुस्लिम से हिंदू बना दिया, तो ये भी माशरे के बिगड़ाव की बात है। ले दे के जो भी फ़र्क पड़ता है सोसाइटी पे, अगर आप तालीम की बात करेंगे, चौरसिया साहब में ये पहले माशरे में बिगड़ो, यहीं से चलते हैं। असगर भाई बहुत बोल रहे हैं, बाकी लोग कम बोल रहे हैं। शबनम बहन को भी मौका देना चाहिए। शबनम बहन, क्या माशरे में बिगड़ाव हो जाता है? और मौलाना जी की सोच पर आप क्या कहेंगे? इस्लाम में मुझे तो दीपक जी, मुझे तो शर्म आ रही है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बिलोंग करती हूँ और इस तरीके के बेहुदा और पता नहीं कहाँ कहाँ की बकवास करने वाले लोगों को मुझे सुनना पड़ रहा है। मैं तो पूरे देश से माफी मांग रही हूँ, पूरे देश से माफी चाहती हूँ कि हमने इनको कौमी रहबर बनाकर बिठा रखा है जो मुस्लिम हो तो थोड़ा इस तरीके की घटिया सोच और घटिया बात आपकी फैमिली का सारे देश के सामने रखते हैं। और अभी वो गुलजार अंकल क्या कह रहे थे कि सोना चांदी और हीरा, आपकी तालीम का, आपकी पढ़ाई का, सोना, अरे मेरी फैमिली के तो बराबर तुम जूती की नोक तक नहीं पहुंच सकते हो। व्यक्तिगत ना हो असगर भाई, असगर भाई प्लीज व्यक्तिगत ना हो। शबनम प्लीज व्यक्तिगत ना हो। असगर भाई दूसरों को भी बोलने दे प्लीज। असगर भाई दूसरों को भी बोलने दे। आपकी यही प्रॉब्लम है, आप लगातार बोलते हैं, आप लगातार बोलते हैं। ये तमीज से बोले। सोना चांदी मुसलमान है तो बहुत तमीज से बोले। कर दो। किसने हिम्मत करी ऐसे कहने की? हम क्या निर्जीव वस्तु हैं कि हमें कहीं भी बंद कर दो? क्या बोल रहे हैं लड़कियों के से भी बदतर हो कि लड़कियां वहां पर स्कूल जाकर बदतर हो। असगर खान प्लीज ये कमेंट नहीं। असगर खान जी, आप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। अपने हमारा बेटों को नहीं सिखाते जो लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़े होकर भी इनको पकड़ा कर लेकर आप बताइए चौरसिया साहब, इनको मुसलमान लड़कों को नहीं सिखाते पहले मुसलमान लड़कों को सिखाओ पहले इस्तेमाल कर रही है कि वो जो स्कूल के बाहर लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़े होकर भी शर्म आ रही है, बकवास कर रहे हैं। हमारी बात को बकवास कहेंगे? निर्जीव वस्तु है, हीरा सोना चांदी को तिजोरी में रखा जाता है। एक मिनट, सिर्फ शबनम खान की आवाज। असगर खान जी को समझाइए कि प्लीज वो हर किसी के बीच में ना बोले, सिर्फ शबनम की आवाज। शबनम बोलिए। तरीके की भाषा बोलते हुए दीपक जी, मैं बोल रही हूँ हमें हीरा सोना चांदी क्यों कहकर की तिजोरी में रखा जाए? एक बेटे के लिए तो 36 बेटियां पैदा कर देते हो आप लोग, तो उसको हीरे को अपने बंद करो ना। लड़कियों के स्कूल के बाहर खड़ा होकर छेड़खानी करता है, उसको कभी सिखाया आपने कोई पाठ? लड़कियां वहां स्कूल जाके बेशरम हो जाती हैं, लड़कियां नाम रोशन करती हैं, लड़कियां सबकी बहन बेटियां नाम रोशन कर रही हैं। आप उस जलन में और कुछ नया लेकर आ रहे हो, क्योंकि अभी तालिबान को समर्थन करना है, मजबूरी है इन लोगों की। इनको इस देश में भी वही फैलाना है आतंक। वहां से पैसा जो मिलता है इन लोगों को, ऐसे लोग वहां से फंड रेज करते हैं और उनकी कही हुई भाषा को आगे बढ़ाते हैं देश में। मैं आपके माध्यम से, दीपक चौरसिया के चैनल के माध्यम से बोल रही हूं, सरकार से बोल रही हूं, एक्शन लीजिए ऐसे लोगों पर जो देश में विद्वेष फैलाना चाहते हैं, हमारे देश को कमजोर करना चाहते हैं। इनको ऐसे नहीं बख्शना चाहिए दीपक जी। और इनको आप इतनी इज्जत कि सुनिए जी भाई साहब जी, किस बात के भाई साहब? वो सरेआम कह रहे हैं कि मेरे लिए संविधान बाद में। जिसके लिए संविधान बाद में, इसका मतलब वो देश को बेच सकता है। कहेगा मैं तो धर्म के नाम पे बेच आया, मेरे लिए तो धर्म पहले था। फिर आप पर हम क्या करेंगे? यानी पनपने दें इन लोगों को हम। दीपक जी, मैं आपके माध्यम से मैं सरकार से रिक्वेस्ट कर रही हूं, मैं यही सवाल असगर साहब से लेता हूं। असगर साहब मुझे बताइए, क्या बना रखा है आपने? क्या आपके लिए भी संविधान बाद में और इस्लाम पहले है, मौलाना साहब की तरह? देखिए, किसी की तरह मत कहिए मुझसे। आप मुझसे सवाल करिए, किसी की तरह मत कहिए। मैं मुसलमान हूँ, मुझे इस बात पे फ़ख्र है। मैं इस्लाम को मानता हूँ और कुरान को मानता हूँ। अपने इस्लाम को मानने के लिए, कुरान को मानने के लिए हमारे मुल्क के आईन ने, हमारे संविधान ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 25 में पूरी इजाज़त दी है कि आप अपने अपने धर्म को माने। हम उसको मानते हैं। तालीम की अगर आप यहाँ पे आप टॉपिक छेड़े हैं, तालीम की बात कर रहे हैं, जैसे बार बार आप स्क्रीन पे दिखा भी रहे हैं, इस्लाम से ज़्यादा तालीम का जिक्र शायद कहीं नहीं होगा। इस्लाम में पहला लफ्ज़ आसमान से जो उतरा कुरान में, वो यही था, तालीम। इक़रा, पढ़ो, पहला लफ्ज़ यही था। आप समझने की कोशिश कीजिए, जितनी हदीस पाक ये जो बैठी हैं लड़कियां, इनको बताइए जितनी हदीस पाक उतनी है
बार बार इशारा किया गया। आप अरे तमीज से बोला करो, अपने खानदान का पता मत दो हमारे सामने, जैसे हम बोलते हैं वैसे ही बोलो। अच्छा, हमें भी आती है ये लैंग्वेज बोलना जो आप बोल रही हो। लिहाजा देखो, एक हदीस पाक का मफहूम कि भाई आप चीन तक जाएं, यानी कि दुनिया के दूसरे कोने तक जाएं अगर आपको तालीम हासिल करनी है। हर मर्द और औरत को तालीम हासिल करना फ़र्ज है। हम आपको कितनी बातें बताएं, एक कलम से आप लड़िए जो 100 तलवारों से ज़्यादा बेहतर है। कलम की लड़ाई करिए, कलम से लड़िए। हर जगह तालीम के बारे में कहा गया है। कुरान में पहला लफ्ज तालीम के लिए उतरा कि पढ़ो। आप कह रहे हैं कि उनको कोएड स्कूल में भेज देंगे तो उनका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। या आप ही कह रहे थे, मैं नहीं कह रहा था भाई। असगर भाई, सीधे मैं अंबर के पास चलता हूँ। अंबर, अभी मौलाना गुलजार आजमी जो जनरल सेक्रेटरी है जमीयत उलमा हिंद के, उन्होंने साफ साफ कहा कि हमारे यहाँ पर एक मर्द बराबर 2 औरत, हमारे यहाँ लैंगिक समानता का अधिकार नहीं है। क्या है, हकीकत है? जी, जो उन्होंने ये बात कही है ये तो कुरान की रोशनी में बिल्कुल उन्होंने सही बात बोली है, लेकिन हम यहाँ पर जो रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, और साथ ही साथ मैं इस्लाम की भी बात कर लूँ तो यहाँ पे बैठ के असगर खान साहब भी ये बात कर रहे हैं कि इस्लाम में सबसे पहले इकरा लफ्ज़ आया है और सबसे पहली आयत यही ला इकराह फिद्दीन। आप इल्म की बात करते हैं, कुरान में सबसे ज़्यादा आयतें महिला अधिकार के लिए, लेकिन हम महिला अधिकार की बात नहीं करते, ना ही हमारे कोई धर्मगुरु मौलाना हजरात करते हैं। लड़कियों पे बंदिश लगाने की बात करते हैं, उनको हीरा मोती और सोना चांदी बोलकर उनको बुर्कों में रखने की बात करते हैं, लेकिन कभी भी उनके अधिकारों से अवगत नहीं कराया जाता। आप महिलाओं को शरीयत के नाम पर, धर्म के नाम पर सिर्फ और सिर्फ दबाकर कुचला कर रखते हैं। ट्रिपल तलाक की बात हुई, कौन से इस्लामिक इंस्टीट्यूशन ने या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने महिलाओं के अधिकारों की बात की? मैं आज भी उन ट्रिपल तलाक विक्टिम्स के साथ काम करती हूँ, मेरे पास देश भर से कॉल आती हैं। उन महिलाओं को आज भी प्रताड़ित किया जाता है। महिलाओं के अधिकारों को आप नहीं बताते, या फिर आप मर्दों को बताइए ना, लड़कों को सिखाए जिन बेटों से आपको इतनी मोहब्बत होती है। जो बेटे 2 लड़कियों से की बराबर एक बेटा होता है ना, उन बेटों से इतनी मोहब्बत है, उनको समझाइए कि हमारे हुजूर ने अपनी बेटी से कितनी मोहब्बत की थी। अपनी बेटी को माँ की बराबर इज्जत देते थे, अपनी बेटी को सलाम करते थे, अपनी बेटी को वली है चुना था। आप बेटों को ये नसीहत क्यों नहीं देते? मैं तो आपसे तमीज से बात कर रही हूँ ना, मुझसे बात कर लीजिए। आप बेटों को पढ़ाइए, साथ ही साथ आप वकील भी हैं। एक बात और असगर खान साहब, आप आर्टिकल 25 की बात करते हैं तो आर्टिकल 25 आपको आपका मजहब का पालन करने की इजाजत देता है जब तक आप दूसरों के अधिकारों का हनन ना कर रहे हो। तो ये बात मैं भी समझती हूँ, आप वकील हैं तो आप दूसरों को बरगलाना बंद कर दीजिए। बहुत अच्छी बात कही। संविधान के नाम पर, इस्लाम के नाम पर, मैं इस्लाम भी जानती हूँ, संविधान भी जानती हूँ। बिल्कुल, वो आप भी जानती हैं, हम भी जानते हैं। जी, तो लोगों को क्यों बरगलाते हैं? आपके आर्टिकल 25 इजाजत देता है धर्म मानने की, लेकिन धर्म के नाम पर आप दूसरों के अधिकारों की बात नहीं कर सकते। ये कानूनी बात है, ये किताबी बात है। क्यों करते हैं? क्यों कहां से देंगे भाई? वही बात क्यों किताबों में लिखा है मना कर रहे हो भाई? लड़की का समान अधिकार देता है संविधान, क्यों लड़कों के साथ पढ़े या लड़कों के बिना साथ पढ़े? कानून की बात कर रहे हैं, शरीयत की बात कर रहे हैं, इस्लाम की बात कर रहे हैं, बरगलाने की बात कहां से? आप इस देश में रहते हैं, आप आधा अधूरा संविधान मानते हैं। जब क्रिमिनल कोड की बात आती है तो आप पहुंच जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे। लेकिन जितने भी नहीं, आप मेरी बात पूरी नहीं हुई है। जब बात आती है महिला अधिकार की, पर्सनल लॉ, पर्सनल लॉ के अंदर सिर्फ वो लॉज हैं जिनसे महिलाएं और बच्चे पूरी तरीके से प्रभावित होते हैं। मर्दों से रिलेटेड कोई कानून ही नहीं है जिसका असर मर्दों पे पड़े, तो आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आप महिलाओं को हीरा मोती सोना चांदी बोल के आप डाल के रहिए उनको घरों में कि आप तो बहुत कीमती हैं, आप घर मर्दों की निगरानी में बाहर निकलेंगी। 2 औरतों पे एक मर्द आता है, आप कभी आइए, हम आपको कानून बताएंगे, टेलीविजन पे बैठकर सारे लोगों तक कानून औरतों के हक में है। बात करते हैं संविधान की, आप अपनी गलत बातों से बचाव के लिए आप संविधान सारे कानून औरतों के हक में है। और जहाँ एहतराम की आप बात करती हैं, कमाते हैं, जिस संविधान ने आपको अधिकार, इज्जत और मोहब्बत, शरण सब कुछ दिया हुआ है, हमें रोजी रोटी हमारा अल्लाह देता है। और साथ ही साथ कोई हमें रोजी रोटी नहीं देता, सब हमारा अल्लाह देता है। हमारे देश में बहुत बड़े नंबर में मुसलमान रहते हैं, जिसमें महिलाएं भी पूरे माशरे की बात कर रहे हैं। शर्म कीजिए। एक काम करेगा असगर भाई किसी दिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर आईपीसी और सीआरपीसी छोड़कर शरिया कानून की थोड़ी आयतें सुना दीजिएगा, चीफ जस्टिस को मान लेंगे आपकी बात। सिर्फ राजनीति करते हैं।
अगर राजनीति करनी है तो धर्म का लबादा उतारिए ना, खुले उतर के आइए मैदान में कि हम राजनीति कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अंबर आप रुकिए। जुहैल नूरी, मेरे साथ एक अफगान बहन जुड़ी है जो दिल्ली के अंदर रहती है, उससे भी शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान के आने के बाद अब महिलाओं की शिक्षा का क्या होगा, लेकिन उससे पहले नव्या वाधवा दिल्ली से मेरी एक दर्शक जुड़ गई है। नव्या, क्या कहेंगी सोच के बारे में? सर, जो ये हम बात कर रहे हैं इस संवेदनशील विषय के बारे में, मैं इसके बारे में यह कहना चाहती हूँ कि इतने वर्षों से चला आ रहा है यह कानून को ऐसे अंत करके अब लागू क्यों किया जा रहा है। जितना महत्वपूर्ण इन लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करवाना है, उससे कहीं ज्यादा आवश्यक है कि इन्हें अध्याय चुनने का मौका पूरा देना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल पूरा मौका। और भारत का संविधान लड़के और लड़की को बराबर रखता है, कोई भेद नहीं करता, न धर्म के आधार पर, न मजहब के आधार पर, न रंग के आधार पर, न राज्य के आधार पर, न किसी कौम के आधार पर। तो मेरा सवाल सीधे जुहैल नूरी से है। जुहैल, बताइए, तालिबान के आने के बाद लड़कियों की शिक्षा का क्या होगा? क्या हाल देखे थे आपने जब तालिबानी शिक्षा प्रणाली थी? वो भी ये कहता है कि नहीं, महिलाओं को ऐसे नहीं निकलना चाहिए, दो लोगों के साथ निकलना चाहिए, हिजाब में निकलना चाहिए, लड़कियों को जो है वो 15 साल के ऊपर हो जाए तो उनका जबरन निकाह करा देना चाहिए। क्या सोचती हैं आप, अगर भारत में आप ऐसी बात सुनती है तो? इसके बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि लड़कियों ने जितना पढ़ाई की हुई है, जो उन्होंने BBA की हुई है, MBA की हुई है या मेडिकल पढ़ा हुआ है, उन सब की पढ़ाई ऐसे ही ज़ाया हो जाएगा और वो लोग आगे नहीं जा सकेंगे। ये जो लोग कहते हैं कि लड़कियों को 2 मर्द के साथ बाहर निकलना चाहिए, भाई इसके वही जो 2 मर्द महरम थे उन्हें आप लोगों ने मार डाला, यही तालिबान लोगों ने मार डाला है। यही तालिबान ने कहा है कि ये फ़ौज में काम करे, ये दौलत में काम करे, ये अमेरिकन के साथ काम कर रहे, तो इसी वजह से उनको मार डाला है। उनके घर में कोई ऐसा नहीं है कि कमाने वाला कोई और है नहीं, एक घर में है जो सब के सब लेडीज़ है। और मैं ऐसे लोगों को अफ़गानिस्तान में बहुत जानती हूँ कि जो घर में सिर्फ लेडीज़ ज़्यादा है और मर्द कोई नहीं है। तो वो लेडीज़ अपने लिए मर्द कहाँ से लेकर आए? जैसे कि पहले उन्होंने कहा यहाँ पर उन्होंने कहा कि माशरे में ये लोग फिसाद खड़े कर रहे। माशरे में फिसाद कौन खड़ा कर रहा है? यही तालिबान लोग तो खड़ा कर रहे हैं। यही तालिबान लोग, अगर उनके पास कोई मर्द नहीं है, जाहिर सी बात है वो बाहर के एक मर्द को लेकर आएगा और कहेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरा पति है, या ये मेरा फियांस है। इस जाहिर सी बात है फिसाद तो खड़ा होगा। औरतों के पास हम ज़्यादातर अफगानियों को ऐसे जानते हैं कि उनके पास कोई महरम है ही नहीं, तो वो लोग महरम कहाँ से लेकर आएंगे? किसको महरम लेकर आएंगे? अच्छा जुहैल, ये बताइए, आपने पढ़ाई की है हिंदुस्तान के अंदर? और दूसरी बात, ये जो मौलाना साहब करे कि मैंने हिंदुस्तान के अंदर पढ़ाई नहीं की, लेकिन मैंने अफ़गानिस्तान में पढ़ाई की है, BBA की हुई है, और मैं वहाँ की गवर्नमेंट जॉब कर रही थी। जिस दिन हम लोग आए इंडिया में, उसी दिन अटैक हो गया था काबुल पर। तो जो लोग पढ़ाई कर रहे, वो लोग वहाँ पर जो अफ़गानिस्तान में जो लड़कियाँ पढ़ाई कर रहे, और ये मौलाना साहब जो बोल रहे हैं कि हर एक मर्द के मुकाबले 2 औरतें, ये बिल्कुल गलत है। हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियाँ उनके साथ और हमारे सहाबा के साथ जाते थे, जंग लड़ते थे, उनके कंधे से कंधे मिलाकर काम करते थे, उनसे कंधा मिलाकर लड़े हैं। हमारी ज़्यादातर सहाबों की बीवियाँ शहीद हो गई है, तो क्या उनकी बीवियाँ बीवी नहीं थी या लड़की नहीं थी? ठीक है, मैं आप ही की बात को शबनम के पास ले जाता हूँ। शबनम, मुझे बताइए, ये क्या कॉन्सेप्ट है कि 2 औरत बराबर 1 मर्द, ये क्या कॉन्सेप्ट है? और जो बात जुहैल कह रही हैं, आप उससे इत्तेफाक रखती हैं कि ये भी लिखा हुआ है कुरान में? क्योंकि कुरान मैंने तो मतलब सतही तौर पे पढ़ी है, कोई इंटरप्रिटेशन पढ़े हैं उसके, लेकिन पूरी कुरान तो नहीं पढ़ी। नहीं, बिल्कुल सही कह रही हैं कि यहाँ तो हमारे धर्म में तो
कुरान में लिखा है लड़कियों को सुपर पावर बता रखा है, लड़कों को कमतर आंका है। लेकिन ये इन्होंने जो पुरुष प्रधान बनने के चक्कर में ना, ये सारा इन्होंने हमारे धर्म का उल्टा पाठ पढ़ा दिया है सबको। फिर चिढ़ते हैं, फिर इन्हें सच बोलो तो चिढ़ते हैं। कैसे एक मर्द और 2 औरतें, क्या शर्म भी नहीं आती इनको ये कहते हुए? और पैदा किससे हुए? एक औरत से पैदा हुए हैं ये। एक औरत 9 महीने पेट में रख के इनको पैदा करती है और ये उसको कहते हैं ये हमसे कमज़ोर है। अरे हम ना चाहे तो तुम पैदा तक नहीं आ सकते हो, दुनिया नहीं देख सकते हो। बकवास करते हैं सारे के सारे बैठकर। फिर कभी तुम्हारा पहनावा देखो, तुम्हारा ये देखो, सारे धर्म की ठेकेदारी इन्होंने ले रखी है। मेरा हाथ जोड़ के अपने देश से निवेदन है, ये जो इस तरीके के लोग हैं इनके ऊपर सरकारी एक्शन होना चाहिए। दीपक जी, मुझे तो रोना आ रहा है। अफगानिस्तान वाली बहन बता रही है किस तरह से लड़कियों का वहाँ पर शोषण हुआ, किस तरह से हम देख रहे हैं अपनी आंखों से। मतलब हद है। आप पर हम क्या सारी जिंदगी बस रोते रहेंगे और यही बताते रहेंगे? क्या आप पर हम लड़कियों को इसी तरीके से बदनाम होते और इस तरीके से इनको इज्जत उछालते ही देखते रहेंगे? क्या स्कूल जाने के लिए भी हमें, और क्यों मुझे एक महरम की जरूरत पड़ेगी? क्यों मैं पुरुष के बिना बाहर नहीं घूम सकती हूँ? मैं पूछ रही हूँ दीपक चौरसिया जी, आज पूरे ये जो कट्टरवादी मुसलमान हैं इनसे, क्या है ये? क्यों कर रहे हो ऐसा? आतंकवाद अगर बढ़ाना है या आतंकवादियों का साथ देना है, सीधे वहीं चले जाओ ना, प्लीज वहीं चले जाओ। क्यों हमारी बहन बेटियों को भी इस तरह से बदनाम करते घूम रहे हो कि स्कूल जाएंगी तो आवारा हो जाएंगी, बेहया हो जाएंगी, बेशरम हो जाएंगी? कैसी बातें करते हो आप ही की बेटियां हैं वो सारी। जवाब दीजिए असगर खान साहब। बेटियों को इस तरीके की संवेदनशील हो गई है, भावुक हो गई है वो, और भावुक होना बनता भी है इस बात पर। असली प्रोफेट मोहम्मद के मानने वाले हो तो बोलो, चलो बहन बेटियां सब एक साथ पढ़ो। अब इनको अगर आप खामोश करें तो मैं जवाब दूं। आप जरा खामोश हो जाएं तो मैं आपकी बात का जवाब दूं। देखिए हाँ, वो इसीलिए कह रहा हूँ मैं कि आप ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं, हद है, बकवास करते हैं। खैर हमें इससे कोई लेना देना नहीं। अगर कोई ऐसी लैंग्वेज बोलता है तो सारे लोग सुन रहे हैं, सबको पता रहता है कि किस खानदान के लोग हैं, कौन कैसी लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। किसी से लेना ही देना नहीं, आपको तो अपने धर्म से लेना देना नहीं। सवाल इस बात का है कि देखो दो तीन चीजें हैं। हाँ, धर्म पर भी आ रहे हैं अभी 2-3 चीजें हैं। जैसे अभी आपने बार बार कहा कि हम चाहें तो लड़के पैदा ना हो, हम चाहें तो औलाद ना हो। अरे वो तो खैर ये अल्लाह का निज़ाम है, ये आपका और हमारा निज़ाम नहीं है, ये अल्लाह का निज़ाम है। आप ना चाहें तो लड़के लड़कियां पैदा ना हो, लेकिन हम ना चाहें तब भी लड़के लड़कियां पैदा ना हो। यह हमारे और आपके दोनों की चाहने से होता है। और सबसे पहले अल्लाह की क्या सोचे असगर साहब, क्या सोचे, मतलब क्या कंपैरिजन है ये? नेशनल टेलीविजन पर एक वकील ये कंपेयर कर सकता है? मैं सोच भी नहीं सकता। नहीं, मैं आपको रोकूंगा। माफ कीजिएगा। अरे ये सोच रही है, इसके ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन देने की जरूरत नहीं है। प्लीज रुकिए। सुधांशु दीक्षित मेरे दर्शक मुंबई से। असगर खान साहब, थोड़ा व्यवहारिक होके, थोड़ा सेंसिटिव होके सोच लीजिए। बच्चे भी ये शो देखते हैं। थोड़ी सी यहाँ पर सोच रखिए, अकल रखिए। सिर्फ मजहब के आधार पर मत सोचिए। सुधांशु दीक्षित जी मुंबई से मेरे दर्शक जुड़ गए हैं। सुधांशु जी क्या कहेंगे सोच पर? हाँ दीपक जी, पहले मैं तो जो खान साहब को बोलूंगा, जो खान साहब ऐसे वर्ड यूज कर रहे हैं, पूरे दुनिया में पुरुष महिला कंधे से कंधे मिला के काम कर रही है। खान साहब को सोचना चाहिए, इतना छोटी बात वो कर रहे हैं महिलाओं को लेकर, उनका सोच एकदम गंदा हो चुका है। तालिबान को अभी 2 दिन नहीं हुआ आजाद होके दीपक जी, वो महिलाओं को कहां से तो महिला टीचर लेके आएंगे? और तो 1800 और 1900 शताब्दी वाला बात कर रहे हैं। आगे चल के लगता है कि वो महिलाओं को वोट भी देने का भी अधिकार छीन लेंगे ये लोग। जैसे आगे संगीत बंद कर दिए ये लोग तालिबान में। तो मुझे लगता है रजत जी, ऐसे लोग को आप टीवी चैनल में मत बुलाया करिए जो महिलाओं के बारे में छोटी सोच रखते हैं। ठीक है, मैं यहीं से सीधे अंबर के पास चलता हूं। अंबर, क्या कहेंगे इस सोच पर? दीपक जी, मुझे बहुत अफसोस होता है। असगर खान साहब शबनम जी को तो उनके खानदान तक पहुंच रहे हैं, लेकिन वो खुद उनसे बड़े हैं और खुद एक पढ़े लिखे वकील भी हैं। तो आप अपने क्या दिखा रहे हैं लोगों को, ये सब पता चलता है। हम अगर कोई गलत है उसको आप गलत भाषा में जवाब दे रहे हैं तो आप कौन सा सही हो जाते हैं? आपके हिसाब से अगर वो गलत भाषा में बात कर रहे हैं तो आपने कौन सी मीठी भाषा में, कौन सी तमीज की भाषा में बात की? मेरी बात पूरी नहीं हुई, मैं किसी के बीच में नहीं बोलती असगर खान साहब। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरी बात सुनी जाए। तो यहाँ पर आपके हिसाब से शबनम खान की भाषा गलत है तो आपकी भाषा उनसे कहीं ज्यादा गलत है।
आप अपने उम्र से छोटी महिला के साथ आप शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे देश में बेटियां सबकी साझी होती हैं और महिलाओं का सम्मान किया जाता है, पूजा की जाती है। तो आप नेशनल टेलीविजन में बैठकर महिलाओं के साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। और आप बहुत तमीज़दार मुसलमान बन रहे हैं, तो कम से कम तमीज़ का इजहार आप बैठ के यहाँ पे कर दीजिए। आप कौन किस चीज का मुजाहिरा कर रहे हैं, साफ नजर आता है। और दूसरी बात, अच्छा ठीक है, कितनी इज्जत करते हैं मैं आपको बताता हूँ, कितनी इज्जत करते हैं मैं आपको बताता हूँ। 3 फतवे बताता हूँ असगर खान साहब, सुनिए। 3 फतवे सुनाता हूँ आपको, 3 फतवे बताता हूँ आपको, सुनिए, जो आपने लड़कियों को लेकर दिए। आप कह रहे हैं ना बहुत इज्जत करते हैं। पहला फतवा, गीता का श्लोक पढ़ने वाली आलिया के खिलाफ दारुल उलूम देवबंद का फतवा। आलिया ने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पढ़ती रहूंगी। मौलाना हबीबुर रहमान खैर खादी दारुल उलूम देवबंद के ही हैं। इन्होंने टाइट बुर्का पहनने पर फतवा जारी किया। कैसा करने से महिलाओं को शैतान की आंखें घूरती है, इन्होंने ये कहा। शैतान यही घूम रहे जो देख रहे ना टाइट बुर्के में महिलाओं को। झारखंड से योग सिखाने वाली राफिया नाज के खिलाफ फतवा जारी हुआ और उन्हें उनके घर जाकर धमकी दी गई। उन्हें कहा गया कि वो गैर इस्लामिक काम कर रही हैं, लेकिन राफिया ने जमकर इस फतवे का विरोध किया और पुलिस की सुरक्षा में आज भी योग सिखा रही है। यह है आपका पाखंड वाला फतवा वाला चेहरा, जो आप जिस इस्लाम का इंटरप्रिटेशन आप समझा रहे हैं, ये आपका फतवा वाला चेहरा। अगर सिर्फ इंटरप्रिटेशन सही को सही, गलत को गलत कहेंगे, जो जिस चीज की, अच्छा ये तीनों फतवे ठीक है, ये तीनों फतवे ठीक है, गलत कहेंगे, ये तीनों फतवे ठीक है। सही को अगर मौलाना ने कहा टाइट कपड़े, टाइट बुर्खा, या अगर कोई अपना चेहरा दिखा के, बाल दिखा के जाती है, उसे शैतान की निगाहें घूम कि देश बाद में, संविधान बाद में, मेरा धर्म पहले है। सही कहा है। पर्दे का हुक्म किसको पहले आया है? जो इस्लाम में दिया है, अगर उसके खिलाफ वर्दी करती है कोई भी औरत है, हमारे घर की हो, आपके घर की हो, हम उसको गलत कहेंगे, हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उसका आप यहाँ पर बैठ के उसका लिबास पहनने वालों को सपोर्ट नहीं करेंगे। अलग-अलग देशों में मुसलमान महिलाएं अलग-अलग संस्कृति के हिसाब से शर्म आनी चाहिए। तो आप ये अरेबियन कल्चर को यहाँ पर बैठकर अपने पजामे देखो, आप अपनी पजामे देखो कैसे। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए रोक रहा हूँ, मेरे साथ एक मेहमान और जुड़ेंगे। लेकिन असगर खान साहब, आप वाकई में सुप्रीम कोर्ट में औरतों के लिए खासकर अरे भाई क्यों झूठ बोल रहे हैं आप कुरान के नाम पे? सबसे पहले आया। ठीक है, बिलाल खान एक नए राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ जुड़ गए। बिलाल मुझे बताइए, मौलाना अरशद मद्दी ने ठीक कहा? देखिए दीपक जी, जिस तरीके से उन्होंने कहा, उससे कुछ देखकर कहा गया होगा, उस पर कोई हम इस तरीके से बात नहीं कर सकते कि भी वो महिलाओं के खिलाफ है, इस देश की एजुकेशन के खिलाफ है। उन्होंने कहा है मैच्योरिटी लेवल पर कहा है उन्होंने कि भाई कम उम्र की बच्चियां हैं, इस तरह की लड़कियां आप हैं, उनमें मैच्योर नहीं होती है, वो लोग मैच्योर के जरिए वो शादी उनको बातों में लाके शादी के लिए मना लेता है, भगा के ले जाता है। उस लेवल पर बोला गया है। इसको ये नहीं बोला गया कि महिलाओं को, बच्चों को कोई सम्मान न हो या बच्चे आपस में ना पढ़ पाए। ये सिर्फ एक उनका पॉइंट ऑफ व्यू है। इसे अगर हम इस पर समर्थन करें तो अच्छी भी बात है, इसमें कोई गलत थोड़ी ना बोला गया। अगर कम उम्र की बच्चियां बड़े लड़कों के साथ पढ़ती हैं, उनसे एज में जाते हैं, तो उसको हम इस तरीके से भी नहीं कह सकते। किस स्कूल में कम उम्र की बच्चियों को ज्यादा उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है? एक आध स्कूल मुझे भी बता दीजिए बिलाल खान, एक आध स्कूल मुझे बताइए ना जहाँ कम उम्र की बच्चियों को बड़े उम्र के बच्चों के साथ पढ़ाया जाता है हिंदुस्तान में। बहुत सारे तालीमात ऐसे हैं देश के अंदर, सरकारी स्कूल हैं, बहुत सारे सरकारी स्कूल हैं। गजब है आपकी बात। ना आप बताइए ना, ऐसे स्कूल बताइए जहाँ कम उम्र की बच्चियों को बड़े उम्र के लड़कों के साथ पढ़ाया जाता है। एक स्कूल बता दीजिए ना, नाम बताइए मुझे। मेरी बात सुनिए दीपक जी, इस चीज को नाम बताइए ना भाई स्कूल का। मैं सिर्फ उनकी बात का जवाब दे रहा हूं जो उन्होंने कहा। एक्शन लिया जाएगा ना, नाम पता बताइए ना। क्लास में पढ़े, 10th क्लास में पढ़े तो उम्र में फर्क नहीं होगा। नाम पर लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर अब यहाँ पे बैठे बिलाल खान के बयान का समर्थन कर रहे हैं। बाबा आपके लिए ताली बनी चाहिए असगर खान साहब। अच्छा मैं 1 मिनट के लिए ब्रेक के लिए रुक रहा हूँ, ब्रेक के बाद फिर आता हूँ। बिलाल से फिर पूछूंगा कौन से स्कूल है, बिलाल से फिर पूछूंगा ब्रेक के बाद।